प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र राज्य। पहले राष्ट्र के बारे में या राज्य के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर राष्ट्र के बारे में, फिर राष्ट्र राज्य के बारे में, दोनों को एक साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सामान्य भाषा में राष्ट्र और राज्य में कोई अंतर नहीं माना जाता। जैसे हम लोग मित्रों बोल देते हैं भारत एक राज्य है, कहीं पर हम लिखते हैं भारत एक राष्ट्र है, तो दोनों चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और बोलचाल की भाषा में हम राष्ट्र और राज्य दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किया जाता है। जबकि देखा जाए वास्तव में राष्ट्र और राज्य वास्तव में दो अलग अलग विचार हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर भी है और इसी अंतर को हम अलग अलग जो है समझने का प्रयास करेंगे। राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले पढ़ते हैं हम राज्य। राज्य तो पहले हम आपको पढ़ते भी चलेंगे, फिर बाद में आपको हम समझाते चलेंगे ताकि क्लियर हो जाए। समाज जब राजनैतिक रूप से संगठित हो जाता है तो उसे राज्य कहते हैं। राजनैतिक रूप का मतलब राजनीति समाज में कब लागू होगी? जब छोटा सा समाज होगा, समाज एक निश्चित भूभाग पर होगा और समाज को कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक सरकार होगी। बिना सरकार के कोई राजनीति संभव नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है। अर्थात समाज जब राजनीतिक रूप से संगठित होगा तभी उसे राज्य कहा जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं समाज के कैसे राजनीतिक रूप से संगठित होता है। अब आप देख सकते हैं समाज, पहले हम समाज के बारे में जानेंगे। समाज क्या है? इसके प्रमुख रूप से दो तत्व होते हैं। कौन कौन? भूभाग एवं जनसंख्या। यानी एक निश्चित भूभाग पर कुछ जनसंख्या हो तो हम उसको कहेंगे हमारा समाज है। जैसे गाँव में लोग रहते हैं तो गाँव में अलग समाज होता है। ये बात दूसरी है कि आज के समय में हर व्यक्ति समाज बन चुका है, लेकिन स्थिति जो शुरुआत की बात थी कि गांव में एक निश्चित क्षेत्रों में जो समाज होता है, तो समाज के दो तत्व होते हैं, भूभाग और एक जनसंख्या। यानी भूभाग पर स्थित जनसंख्या वही जो है समाज। जब जैसे अभी आपको हम बता चुके हैं, मानव जब से धरती पे आया है युद्ध को साथ लेकर आया है, तो जहाँ समाज होगा वहाँ संघर्ष भी जरूर होंगे, लड़ाई भिड़ाई मारपीट होगा जरूर। तो समाज में होने वाले संघर्षों, विभिन्न व्यवस्थाओं के समाधान के लिए एक संगठन होता है। अर्थात जो संघर्ष होंगे, भाई जी समाज में संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कोई गलत होगा कोई सही होगा, आपस में लड़ेंगे तो एक न एक दूसरे को मार भी डालेंगे, एक दूसरे की हत्याएं होती रहेंगी। तो इससे बचने के लिए या इसके समाधान के लिए एक संगठन होता है और वही संगठन, उसी संगठन को हम लोग कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। यानी जिसे हम लोग आज कहते हैं कोर्ट कचहरी अदालत। भाई कुछ भी हो, शुरुआत में होता क्या था? राजा होते थे, राजा ही अपनी प्रजा के न्याय अन्याय सब कुछ करता था, वही जो है निर्णय भी सुनाता था, वही प्रजा के बीच में उत्पन्न भेदभाव को दूर भी करता था, वही दोषी को सजा भी देता था, ठीक है। चलिए, वही अपनी प्रजा की सुरक्षा भी करता था बाहर के आक्रमणों से, ठीक। तो चलिए अब यहाँ हम जिसे सरकार कहते हैं, यही सरकार विवादों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। समाज सरकार का निर्माण करता है। क्यों करता है? अपने ऊपर राज्य करने के लिए या अपने जो है विभिन्न संघर्षों को, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, संघर्षों के समाधान के लिए सरकार। अब समाज छोटा है तो ठीक है, राजा साहब काम कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता जाएगा, बहुत बड़ा समाज हो जाएगा तो समाज के संघर्षों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो समाज बढ़ते हुए संघर्ष या बढ़ते हुए समाज के संघर्ष जो है नाना प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। अधिक शक्ति का मतलब भाई एक स्थान पर ज़्यादा शक्ति अब उसको चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति आप कहिए पूरे क्षेत्र में हर स्थान पे अगर देखा जाए तो आज के समय में जैसे कोर्ट कचहरी अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कचहरी की अदालतें अलग अलग हैं छोटी छोटी, तो इतने बड़े राज्य के लिए न्याय व्यवस्थाएं हमारी ये छोटी छोटी अदालतें, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब करती हैं। तो पहले भी होता था कि सरकार को जब अधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी, भाई जिनका प्रयोग करके वह हर प्रकार की समस्याओं, संघर्षों का समाधान कर सके, तो ऐसी शक्ति को हम कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि उसके पास इतनी शक्ति हो कि जो न्याय करे उसको दोनों पक्ष माने, ना माने तो जो दोषी है उसको सजा भी दिया जा सके। यानी इतनी ज़्यादा उसके पास शक्ति होनी चाहिए सरकार के पास कि वो दोषियों को सजा भी दे सके और
निर्दोषों को छोड़कर उनके अधिकारों की रक्षा भी वो करता रहे। ठीक है, तो समाज में नाना प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसका प्रयोग करके वह हर प्रकार की समस्याओं संघर्षों का समाधान कर सकता है। ऐसी शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, और इस समय इस प्रकार समाज में सरकार और संप्रभुता का समावेश हो जाता है तो वह राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है और उसी संगठन को राज्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं मित्रों इतना समझ में आ गया होगा। समाज, भूभाग और जनसंख्या से समाज का निर्माण हुआ। समाज जैसे कि आपको बताया हमने पढ़ाया भी है कि मनुष्य जब से धरती पर आया है संघर्षों को साथ लेकर आया है, तो समाज है तो समाज में संघर्ष तो होना ही है। तो संघर्षों के निपटारे के लिए, समाधान के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? समाज, ताकि हमारे संघर्षों का वो समाधान कर सके। तो उसी को हम कहते हैं सरकार। अब सरकार अगर कमजोर है तो भाई, अगर युद्ध वाले क्या बोलते हैं विवादित पक्ष अगर मजबूत हैं तो सीधे सरकार को भी चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार को चुनौती ना देने पाए इसके लिए और बड़े समाज या कई प्रकार के विवादों का निर्णय लेने के लिए सरकार को अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, अर्थात संप्रभुता जिसे कहते हैं। अर्थात सरकार अपने अंदर और बाहर के कार्यों में जब स्वतंत्र हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। यानी अगर वो निर्दोष को उसका अधिकार दिलाने की क्षमता रखे और दोषियों को सजा देने की क्षमता रखे तो हम सरकार को कहेंगे ये संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार समाज में सरकार और संप्रभुता का समावेश जब हो गया, सरकार हो गई और तानाशाही या राजतंत्र ना होकर अगर प्रजातंत्र हो गई तो जनता ही अपने सरकारों की नियुक्ति भी करने लगी। जैसे आज हमारे देश में 5-5 वर्षों पे सरकारें नियुक्त होती हैं। तो ये व्यवस्था जब लागू हो गई तो वो राज्य कहलाता है। हालांकि राज्य वो भी होता था जब राजा होते थे, क्योंकि राजा ही सारा कार्य करता था। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख सकते हैं। गैटल ने राज्य के 4 तत्व बताए हैं। मित्रों, जहां तक देखा जाए तो जो 4 तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये तो 4 तत्व हो गए। तो ये एक प्रकार से शक्तिशाली राज्य हो गया, संप्रभु राज्य इसे हम बोलते हैं। लेकिन हम उन्हें भी राज्य बोलते हैं जिनके मात्र 3 तत्व होते हैं, भले ही वो संप्रभु ना हो। आज़ादी के पहले जैसे भारत था, क्या भारत राज्य नहीं था? था। भूभाग थी, जनसंख्या थी, भारत की गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट कौन थी? वही गवर्नमेंट जिसने हम पे अधिकार कर रखा था, और भारतीयों के हाथ में भारत की सत्ता नहीं थी, इसलिए भारत की सरकार उस समय संप्रभु नहीं थी। भारत हमारा गुलाम था, उपनिवेश था। ठीक है, तो गैटल ने राज्य के जो 4 तत्व बताए हैं, तो ये एक प्रकार से शक्तिशाली राज्य होता है जिसमें राज्य की अपनी सरकार होती है और सरकार इतनी ताकतवर होती है कि अपने अंदर से लेके बाहर तक के कार्यों को करने में सक्षम होती है। यानी राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है, बाहर से किसी ने आक्रमण किया है तो उससे अपने प्रजा की रक्षा भी कर सकती है, सीमाओं की रक्षा कर सकती है। तो उसे कहते हैं शक्ति और संप्रभुता। ठीक, राज्य एक विधिक, राजनीतिक एवं अमूर्त संस्था है जो आंतरिक संबंधों को संचालित करती है और बाह्य संबंधों को नियमित भी करती है, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी करती है। राज्य एकात्मक भी हो सकते हैं, संघात्मक भी हो सकते हैं। जैसे छोटे छोटे राज्यों में होता क्या है कि छोटा राज्य है तो गवर्नमेंट एक हो गई, ठीक है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं, भारत जैसे राज्य हो गए, तो यहाँ पर एकात्मक सरकार, ये केंद्रीय सरकार तो है ही, ठीक है, एक संघात्मक राज्य है भारत। यहाँ पर केंद्रीय सरकार भी है और प्रांतीय सरकारें दोनों हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जब सरकार का दायित्व तो बड़ा हो जाता है, राज्य बड़ा हो जाता है, तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रांतों को जैसे देखा जाए राज्य के रूप में, आज जो है यूपी हो गए, एमपी हो गया, बिहार हो गया, तो ये सब राज्य हो गए, राज्य या प्रांत हम कह सकते हैं इनको आज के समय में। और प्रांत के अंदर ढंग से व्यवस्था चलाने के लिए अगर प्रांत बड़े हैं तो जिलों में जो है
बंटवारा हो गया। और ज़िले बड़े हैं तो उनका विभाजन भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़िले को तहसीलों में बदला जा सकता है, और तहसीलों में ब्लॉक वगैरह होता है। तो सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सरकार अपने ढंग से वो नियुक्ति करती है, ठीक है। और राज्य में अगर कहीं कहीं पर जैसे होता है, कहीं क्षेत्रवादिता हो गई, कहीं थोड़ा से मनमुटाव टाइप का हो गया, या कहीं पर विचारधाराओं में अंतर हो गया, तो राज्यों का भी बंटवारा करना पड़ता है, ठीक है। आप देखे होंगे ऑल इंडिया में आप लोगों के सामने ही कई राज्य अलग अलग बनाएंगे, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, तो ऐसे ऐसे कई राज्य जो है अलग से ये बने हैं, ठीक है। तो चलिए राज्य की परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य एक विश्वव्यापी संगठन है। विश्व की संपूर्ण आबादी विभिन्न क्षेत्रों से संगठित राज्यों में रहती है। राज्य ही राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु होता है, क्योंकि राजनीति में मुख्य विषय वस्तु राज्यों के बारे में ही पढ़ा जाता है, राज्यों के कानूनों के बारे में, राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, हालांकि अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन सबका अर्थ समान होता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि विद्वानों के पास अलग अलग ज्ञान होता है, ठीक है, विभिन्न भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, कुछ अर्धसत्य हो सकते हैं। तो चलिए हॉलैंड ने क्या कहा है, राज्य मनुष्य के ऐसे समूह का नाम है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर एक वर्ग अपने विरोधियों पर हुकूमत करता है। गिलक्रिफ्ट ने कहा है कि जहां कुछ लोग एक निश्चित क्षेत्र में एक संगठित सरकार के अधीन हैं और सरकार के आंतरिक मामलों में उनकी संप्रभुता को प्रकट करने का साधन है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र है, तो वह राज्य होता है। गार्नर ने क्या कहा है, राज्य कुछ या अधिक लोगों का एक ऐसा समूह है जो अस्थायी रूप से पृथ्वी के निश्चित हिस्से में बसे हैं, बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार है जिसकी आज्ञा का पालन वहां के लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। मित्रों देखा जाए तो सेम वही चीज इन्होंने कहा है। समाज के निर्धारण के लिए, समाज से विभिन्न संघर्षों के लिए सरकार का निर्माण, सरकार के शक्ति देने के बाद संप्रभु बनाया जाता है और संप्रभुता के आधार पर ही सरकार अंदर का मैटर सॉल्व करता है, बाहर आक्रमणों से सुरक्षा करता है, अपनी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जितना भी उसके लायक हो सकता है अपनी शक्ति के अनुसार अपनी संप्रभुता के अवतारों कार्य करता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं वुडरो विल्सन ने क्या कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय में। एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कानून द्वारा संगठित लोगों को राज्य कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो इस भूमि के एक निश्चित हिस्से पर है, जिसकी, मित्रों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, आप जिसकी समझ लीजिएगा, जिसकी अपनी सरकार है और जिसमें आंतरिक और बाहरी संप्रभुता है। तो देखा जाए तो अंत में सब वही चीज़ है, घुमा फिरा के सब वही चीज़ है, एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित जनसंख्या, एक विधि सम्मत सरकार यानी कानूनी सरकार जिसे हम लोग मान्यता दें और जनता मान्यता दे, जनता उनकी आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य रहे, उनकी बातों को माने, तो वो चीज़ें हैं राज्य। और एक सरकार जो है अंदर और बाहर के कार्यों में स्वतंत्र हो, ठीक है, ये होता है राज्य। भाई राज्य तो वो भी होता है जो गुलाम होता है, लेकिन हम उसको संप्रभु राज्य नहीं कहते, और ना तो वो पूर्ण राज्य होता है, क्योंकि उसका ना तो वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि दूसरे के अधीन है, तो वही हमारा जो है भगवान बना होता है, वो चाहे तो हमें सुरक्षित रखे, चाहे तो जिंदा रखे, चाहे मार दे, उसकी इच्छा पे निर्भर है। तो भारत जो है आज़ादी के पहले राज्य तो था लेकिन संप्रभु नहीं था, ठीक है मित्रों। चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में, अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र के बारे में। ये तो हम पढ़ गए राज्य के बारे में, अब आगे हम लोग राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता चल जाएगा कि राज्य और राष्ट्र दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा मित्रों, ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे।